नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स का, जिसमें हम लोग केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू थर्मोडायनेमिक्स को एक बार समझने का, सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैकेनिकल टेस्ट थर्ड हुआ था, ये उसी के क्वेश्चंस को डील करेगा। इसके अंदर हम लोग ने जो टॉपिक कवर किया है वो है बेसिक्स पार्ट 2 प्लस आइडियल गैस। बेसिक्स पार्ट 2 में हम लोगों ने बेसिकली डील किया हुआ है जो जैसे चार्ल्स बॉयल्स लॉ क्या क्या है, आइडियल गैसिफिकेशन क्या है, आइडियल गैस क्या होती है, फिर उसके अंदर जो भी टर्म्स आते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीवी टीवी, उनके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या हैं, उस पर उन्होंने डील किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आइडियल गैस, तो आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। सिर्फ जो 6 मेन बातें हैं वो याद कर लीजिए। सबसे पहला, जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, कि जो भी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज़ीरो होंगे। ठीक, फोर्स विल बी ज़ीरो, नो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। सेकंड थिंग, कि जो इसमें कोलिजन होता है, मोलिकुलर कोलिजन पहला होता ही नहीं है, या होता है तो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता कोलिजन में। तीसरा, जो मॉलिकुलर साइज है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है। मॉलिक्यूल्स आर इनफाइनाइटली स्मॉल। इसका रीज़न ये है कि जब मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है तो उसमें आपस में टक्कर की संभावना होती ही नहीं है। ठीक, जो नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब मॉलिक्यूलर का साइज इनफाइनाइटली स्मॉल है तो जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है वो केवल मॉलिक्यूलर मोशन के लिए है। कि अगर हमारा एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उनके द्वारा जो ऑक्यूपाई हुआ है स्पेस वो लगभग ज़ीरो है, क्योंकि उनका साइज इन्फिनिटली स्मॉल है। तो जो भी पूरा वॉल्यूम है वो केवल केवल मॉलिकुलर मोशन के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, यही मेन बात है। फिर तो आप सभी जानते हैं कि जो चार्ल्स बॉयल्स और ग्लासर के नियम का पालन करे, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी केवल और केवल एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उसका सीपी कांस्टेंट हो, टेम्परेचर के साथ वेरी ना करे। यही आइडियल गैस की बात है। फिर हमारा जो आता है नेक्स्ट, वो आता है आइडियल गैसिफिकेशन। हम सभी जानते हैं हमारे पास होती है पी वी इक्वल टू एन आर बार टी, देन पी वी एम आर टी, एंड थर्ड इज पी स्मॉल v equal to RT. All these three are taken as ideal gasifications. हम सभी को बहुत डाउट होता है अपने स्टार्टिंग के टाइम पे कि यार पता नहीं कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा यूज़ हो रहा है। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक, बाकी प्रेशर और टेम्परेचर वो तीनों इक्वेशंस में सेम है। प्रेशर will be in Newton per meter square. Temperature must be in Kelvin. In all these three equation, temperature केवल केवल केल्विन में ही होगा, एंड जो भी प्रेशर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। अगर आप कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अदर कुछ और फॉर्मेट में दिया है, प्रेशर पास्कल में, किलो पास्कल में, मेगा पास्कल में, गीगा पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, किसी में भी दिया हो, या न्यूटन पर एम स्क्वायर में, टॉर में, बहुत सारे मात्रक होते हैं प्रेशर के। आपको फर्स्टली इसमें कन्वर्ट करना है, देन यहाँ पे पुट करना है। ठीक, जो दूसरा डिफरेंस है, यहाँ जो वॉल्यूम है इससे हम लोग वॉल्यूम, ग्रॉस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम सभी इसके नाम है। यूनिट होती है मेनली मीटर क्यूब। जो यहाँ पे भी वॉल्यूम है ये भी यूनिट है मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब पर केजी, और वी कैन से दिस इज स्पेसिफिक
वॉल्यूम। ठीक, तो अब जो बचा हुआ है वो है आर। जो ये दोनों आर हैं ये होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। अभी रिलेशन क्या है वो आगे हम लोग डील करेंगे। ठीक, और ये जो है यहाँ पे ये है नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और ये यहाँ पे जो है दिस इज ए मास। ये मास है जो 1 kg गैस, 5 kg गैस। तो हम लोग बेसिकली एक बात समझ लें कि अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में क्वेश्चन में कुछ भी डेटा दिया हुआ है तो हम लोग केवल यही इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन नंबर 1, और कोई ऑप्शन हमारे पास यूज करने के लिए नहीं है। ठीक, अगर हमारे पास मास दिया हुआ है कि 2 kg ऑफ गैस, 3 kg ऑफ गैस, 50 ग्राम ऑफ गैस, उस मास में दिया है टर्म, तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ना मास दिया है ना मोल दिया है और ना पूछ रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, जो मिस्टेक होती है वो कहाँ पे होती है, कई बार वॉल्यूम वर्ड यूज करेगा बट वो यूनिट में देगा मीटर क्यूब पर केजी, तो उस समय पता होना चाहिए कि मीटर क्यूब पर केजी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम ही है। ठीक है, और जो एक रिलेशन है वो होता है R इक्वल टू R बार बाई M। यहाँ पे M है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, R बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड R है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग ने काफ़ी अच्छे से डील किया हुआ है अपने नोट्स में, आप देखिएगा, और इस पे फिर कभी बात करेंगे आगे। अभी चलते हैं अपने पेपर पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से सभी क्वेश्चन लगभग या तो एसएससी जेई में आए हुए हैं या तो आईएएस में आए हुए हैं या किसी और पीएसयू एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच लॉ द ऑल परफेक्ट gases changes its volume by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade every 1 degree centigrade change in temperature when pressure is remaining constant। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आपका दिमाग जाना चाहिए सीधे प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो देखो तीन चीजें थी, जब प्रेशर कांस्टेंट था तो कौन सा लॉ था हमारे पास, हमारे पास जो लॉ था वो था चार्ल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल टू होगा इट्स टेम्परेचर। यही चार्ल्स भाई साहब ने कहा था, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, दूसरा आता है हमारे पास व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये होता है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसे कहते हैं गैलुसेक लॉ या प्रेशर लॉ के नाम से भी कई बार जाना जाता है। थर्ड है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसे हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, यही तीन लॉ है जो हमारे पास। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम वेरी करेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, सेट बाय चार्ल्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, एनटीपी। एनटीपी, एसटीपी, एसएटीपी बहुत सारे टर्म्स हैं। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, पहले एसटीपी से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, आपको बेटर रहेगा। जो एसटीपी है वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है, इट इज 1 atm। टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो पूरी दुनिया में हर जगह के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया जा सके वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या 273.15 केल्विन। जो एनटीपी है, एनटीपी के लिए हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर हमें एनटीपी कोई नहीं बोला हुआ है, एनटीपी मतलब अब एक नॉर्मल, एक फॉर अ रीजन, एक क्षेत्र के लिए जो भी नॉर्मल टेम्परेचर हो। तो जैसे अगर एनटीपी कुछ नहीं बोला गया है तो अगर इंग्लैंड के लिए बोला जाएगा तो एनटीपी होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर इंग्लैंड। एनटीपी होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड किसके लिए, इंडिया के लिए। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यूरोप के लिए, यूरोपियन यूनियंस के लिए। हमारे पास डेटा दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो क्या यूज़ करेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग
20 ही यूज करें, ठीक है। नाम से नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जैसे इंडिया थोड़ा सा वार्मर कंडीशन है तो 25, इंग्लैंड थोड़ा और ठंडा है तो 15, यू थोड़ा बीच का है, इन दोनों को देखा जाए तो वहाँ पे 20। अब विद इन द कंट्री, विद इन द रीजन हम देखें तो एनटीपी पूरे इंडिया के लिए आप इस 25 डिग्री कह रहे हो, लेकिन अगर हम कभी हम बहुत ही कूल प्लेसेस पे जाएं, जैसे कि हमारा लद्दाख का रीजन है, लेह का रीजन, वहाँ तो कभी 25 डिग्री साल भर में होता ही नहीं है, तो उन जगह के लिए होता है फिर, ठीक है। तो हम लोग एनटीपी तक हो गया। अगर हम बात करें एसएटीपी, एसएटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो भी वो प्रैक्टिकल कैरिड आउट हो रहा है उस लोकेशन के आसपास का जो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, पहला चार्ल्स लॉ, दूसरा नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर। देखिए, जितनी भी अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, इट हैज़ टू बी पॉइंट फंक्शन। जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, एंथैल्पी हो, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो, फिर एंट्रोपी हो, स्पेसिफिक एंट्रोपी हो, इंटरनल एनर्जी हो, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो, ऑल दीज प्रॉपर्टीज मस्ट बी पॉइंट फंक्शन। इसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है आप लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीट एंड वर्क आर। तो देखिए, हीट और वर्क क्या है, सभी जानते हैं, दोनों एनर्जीज हैं, लेकिन किस टाइप की एनर्जीज हैं, ये दोनों ही पाथ फंक्शन। पाथ क्यों है, अगर हम लोग बात करें पीवी कर्व पे, तो हम सभी जानते हैं कि फॉर अ क्लोज सिस्टम जो पीवी कर्व के अंडर का एरिया है वॉल्यूम एक्सिस पे बनाया होगा, वो हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। तो अगर ओपन सिस्टम है तो प्रेशर एक्सिस पे बनाया गया एरिया, ये वर्क डन होता है। तो अगर प्रोसेस चेंज होगी, जाहिर सी बात है, अगर प्रोसेस चेंज हो रही है तो हमारे पास ये जो कर्व्स हैं वो भी चेंज होंगे, और जब कर्व चेंज होंगे इनके अंदर का एरिया भी चेंज होगा, तो वर्क डन भी चेंज होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें टीएस डायग्राम पे, तो टीएस डायग्राम पे एरिया अंडर द कर्व ऑन एंट्रोपी एक्सिस, ये एरिया होता है डी क्यू के बराबर। तो अगर प्रोसेस चेंज होगी, पाथ चेंज होगा, पाथ चेंज होगा तो अंदर का एरिया चेंज होगा और वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए दोनों ही पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस डिपेंड्स ऑन। देखिए, इंटरनल एनर्जी हम लोगों ने आइडियल गैस के भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस केवल और केवल डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पर, ठीक, बाकी किसी पे नहीं करेगा, ठीक। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो परफेक्ट गैस लिखा हुआ है, हम कैसे मानेंगे, तो देखो आइडियल गैस, परफेक्ट गैस, गैस वेपर, ये चार चीजें होती हैं। लेटर और हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि इन चारों चीजों में बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है। तो अभी के लिए चाहे परफेक्ट गैस हो चाहे आइडियल, परफेक्ट गैस आप इतना समझ लीजिए कि जिसका बिहेवियर आइडियल गैस जैसा ही है। अब 100% आइडियल नहीं है, बट इट कैन बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो इसका जो भी इंटरनल एनर्जी वो केवल केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। U इज फंक्शन ऑफ T ओनली। T भी कौन सा, कैपिटल T, केल्विन वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट सीक्वेंस ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ द गिवन गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट वही स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, दोनों का नाम सेम है। हम लोग जानते हैं, अभी देखा था, R इक्वल टू आर बार डिवाइड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हमारे पास चार गैसेस हैं, तो पूछ रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गैस कांस्टेंट। तो देखो, जैसे जैसे एम बढ़ेगा जो आर की वैल्यू है वो घटेगी, सभी चांद सिंपल इक्वेशन है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, 8.314, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जिसका एम सबसे कम उसका आर सबसे ज्यादा। तो हाइड्रोजन का एम सबसे कम है H2, नाइट्रोजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का
है हमारा 28, एयर इज 29, CO2 इज 44। तो सबसे m छोटा है किसका, h का, तो m जैसे जैसे बढ़ेगा r की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा हो गया हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन एयर, देन CO2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pressure reaches at the value of absolute zero, कि जो भी प्रेशर है वो एब्सोल्यूट जीरो कब होगा। तो प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, पहली बात प्रेशर होता क्यों है गैसेस के अंदर, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है वॉल्स के साथ, वही मॉलिक्यूल्स वॉल पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, वही हमें प्रेशर फील होता है। अब ऑप्शंस देखते हैं, टेम्परेचर -273 केल्विन, केल्विन स्केल कभी भी निगेटिव नहीं जा सकती, बात ही खत्म, डिस्कस करना ही नहीं है। अंडर वैक्यूम कंडीशन, चलो ये भी ठीक है कि अगर कोई गैस नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो उसमें प्रेशर भी नहीं होगा, एग्रीड। सेंटर ऑफ द अर्थ, कोई मतलब नहीं है इसका। व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, अब देखो दो ऑप्शंस हैं, पहला इन द वैक्यूम कंडीशन, सेकेंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, सही दोनों है। अगर डी ऑप्शन ना होता तो बी सही था, लेकिन यहाँ पे बी और डी दोनों हैं, तो देखिए ज्यादा करेक्ट जो है वो डी है। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसी गैस का सिस्टम है जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोमेंटम नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो है, और ऐसा होता कब है, ऐसा होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कंडीशन आती है जब मॉलिक्यूल में एनर्जी होती ही नहीं है, तो कोई मोशन नहीं होता, मोमेंटम नहीं होता, तो उस समय भी प्रेशर जीरो होता है। तो अगर वैक्यूम नहीं है, कुछ भरा हुआ है, तब भी जीरो हो सकता है, कब, जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम सिस्टम का जीरो हो। तो डी इज मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे ये भी आप सही मान सकते हो, लेकिन ये तब जब डी ऑप्शन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए वैल्यू लेस और मोर देन 1, इक्वल टू 1, 0, लेस देन 0। तो देखो आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इक्वल टू 1, ओनली 1, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। जो इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू NRT या PV इक्वल टू RT, सिंपल सी बात करें तो वहाँ पे हमारे पास देखो और कोई टर्म है ही नहीं है वहाँ पे, तो हमारा जो इक्वल टू 1 आंसर है, यानी कि ओनली 2 इज करेक्ट। अच्छा, अब गैस जब आइडियल नहीं है, गैस जब रियल होती है, तो उसके अंदर Z की वैल्यू, हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से देखते हैं, तो Z से अगर वो लेस देन 1 है, या Z की वैल्यू सॉरी मोर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये दोनों ही केस हैं रियल गैस के। ठीक, और जो आइडियल है उसके लिए Z होता है हमेशा 1। लेस देन 1 और मोर देन 1 ये डिपेंड करता है उनके इंट्रामोलिकुलर जो भी अट्रैक्शन फोर्स है कि रिपल्सन फोर्स है, ये उस पे आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड 1 केल्विन की करेक्ट परिभाषा क्या है। तो भाई अगर आप कभी आप देखेंगे इसको, जो चारों ऑप्शन है वो चारों सही है लगभग, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है हमारा ये 1/273/0.16 पार्ट ऑफ द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बराबर होता है 273.16 केल्विन। अब अगर इसमें आप 273.16 केल्विन का भाग दोगे तो वैल्यू कट के क्या बचेगी, केवल वैल्यू बचेगी ओनली 1 केल्विन, इतने का डिवाइड करना। तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 273.16 पार्ट है 1 केल्विन की वैल्यू। न्यूमेरिकली ये दोनों भी ठीक हैं,
भाई फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15, ठीक है, मैथमेटिकली सही है, लेकिन जो आइडियली जो माना गया है वो इसको माना गया है। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ रियल गैस। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है PV इक्वल टू RT। भाई हम तो इसी को जानते हैं आइडियल गैस के लिए। अब ये इक्वेशन कैसे बनी रियल गैस के लिए, बहुत बेसिक चीज है। जो हमारा आइडियल गैस का बेसिस था कि किस बेसिस पे हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे किसी गैस को, उसी पे आ जाओ, पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा। हमने कहा आइडियल गैस में कि भाई जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो कितना है, वो लगभग 0 है, इन्फिनिटली स्मॉल है। ठीक है, तो पूरा पूरा जो भी वॉल्यूम था वो मोशन के लिए अवेलेबल था, तो वही वॉल्यूम था। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स का साइज यहाँ पे मौजूद रहेगा, अब रियल गैस में क्या होगा, रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स का साइज 0 तो है नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो कंसिडरेबल है। जब कंसीडर करोगे वहां पे उनका साइज, मॉलिक्यूल्स का साइज, तो उनका जो मोशन के लिए अवेलेबल स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो गया। मतलब हमारे पास एक ये कंटेनर है, कंटेनर में थोड़ा सा वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वही बचा गैस के लिए, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम, तो इक्वेशन बिकम V माइनस बी, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। जब वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया तो जो भी इनका जो कोलिजन की संभावना है वॉल से वो पहले से बढ़ेगी, पास पास आ गए ना। जब पास पास आ गए या अवेलेबल स्पेस कम है तो टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो P प्लस समथिंग होना चाहिए और V माइनस बी होना चाहिए। RT तो हमारा राइट हैंड साइड पे था ही, तो ये P प्लस A और V माइनस बी इक्वल टू RT। अब जो रिलेशन है वॉल्यूम का कम होने में और प्रेशर का बढ़ने में, वो जो बाद में देखा गया वो वॉल्यूम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो दिस इज फाइनल इक्वेशन। तो आपको याद कैसे करना है, सिंपल सा याद कर लेना, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं रियल गैस के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। अब आइडियल गैस का अगर आप स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक याद करेंगे हल्का सा भी, तो एक टर्म आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 235 मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक गैसेस के लिए। अब उस T5 के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारे पास 3, डायटोमिक के लिए होता है 5, पॉलीएटॉमिक या ट्राइटोमिक के लिए होता है हमारे पास 6। इनका क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन है जो स्पेसिफिक हीट होता है CV, या उससे पहले बोलते हैं गामा, तो गामा होता है 1+2/F हर गैस के लिए। ठीक, और जो हमारे पास गामा होता है, इसी तरह हमारे पास CV भी होता है, तो CV भी हमारा इसी तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो जो भी CV का फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 इंटू R। तो CV किस पे डिपेंड कर रहा है, F पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, या R, वो तो यहाँ पे है नहीं है। प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल 3 है कि 5, एक एटम है, 2 एटम है कि 2 से ज़्यादा एटम है, तो वो 3, 5, 6 जो भी डिपेंड करेगा वो F पे डिपेंड करेगा, CV। करेक्ट, आंसर हो गया हमारे पास ये। तो चाहे CV हो, चाहे CP हो, चाहे गामा हो, तीनों केवल किस पे डिपेंड करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है
अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक में सभी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, केवल केवल पॉइंट फंक्शन, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट पुट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग जो सबसे पहली क्लास में देखते हैं हमेशा वो क्या होता है, हम लोग डायग्राम बना देते हैं कि पूरे यूनिवर्स में से हम लोगों ने एक छांट लिया, ये है सिस्टम और जो भी इसके बाहर है वो है सराउंडिंग। तो भैया कह रहा है दोनों को साथ जोड़ दिया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होती क्या है, एनवायरनमेंट। इट्स एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स, और यूनिवर्स किसका एग्जांपल है, आइसोलेटेड का, क्योंकि कुछ भी इससे बाहर जा ही नहीं सकता कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, प्रेशर वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। मैंने कहा था फंक्शन ऑफ टी, कैपिटल टी, केल्विन वाला बोला था अभी पीछे, ठीक है। तो इसलिए जो ए पढ़ के टेम्परेचर टिक करके आगे बढ़ेंगे उनका गलत होगा। वैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है ए सही ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है, लेकिन तब भी आपको बी सी डी भी पढ़ना है, क्योंकि एमसीयू में क्या बोला जाता है, एमसीक्यू में फाइंड द मोस्ट करेक्ट आंसर, जो सबसे सही है। ठीक, अभी लास्ट टाइम देखा था हम लोगों ने ना, बी और डी दोनों सही थे लेकिन डी ज्यादा सही था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिपल डाउन ऑफ वाटर, अभी भी डिस्कस किया, 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the density of the ammonia gas if 10 liter ammonia gas having 1.56 kg mass। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। 10 लीटर मीन्स 10 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम 10 लीटर मीन्स 10 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। मास कितना है, 1.56 kg। डेंसिटी विल बी V by m। तो 1.56 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 पावर -2, 156। क्लियर है, kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। आइडियल गैस इज आइडियल गैस इज हैविंग। तो आइडियल एक गैस आइडियल गैस है तब जब उसके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो नहीं, प्रेशर जीरो नहीं, जीरो वॉल्यूम नहीं, नो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। करेक्ट, ये हमने बात किया था अभी जस्ट हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एंड एट इट्स विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम जीरो होगा, ये बात हुई है जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो उसमें वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, सब कुछ ज़ीरो होगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर नहीं, क्या आंसर है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, डिस्कस किया। डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो यही आएगा, फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो यही आएगा, इसलिए ऑल ऑफ दीज। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये याद करिएगा, तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कभी एग्जाम में क्या करता है ना, एनी में डेसिमल आगे पीछे कर देगा या प्लस का माइनस कर देगा तब भी दे देगा, और ये ऑल ऑफ दी अब भी रहेगा वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ये क्वेश्चन कई लोगों ने ऑल ऑफ दी अब टिक किया होगा, मिस्टेक समझो। 1 एटीएम होता है 760 mm ऑफ Hg। यहाँ पे क्या दिया है, मीटर ऑफ Hg। ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत।
फिर होता है 10.3 मीटर ऑफ H2O वाटर, यहाँ क्या दिया है 10.3 mm, ये भी गलत, ये सही है इकलौता बेचारा। 1.0132 10⁵, यही याद करते हैं ना। तो देख लो 10 पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10⁻², इधर भेज दो तो हो जाएगा 101.32, और 10⁻³ मतलब किलो पास्कल, मीटर टू पास्कल होता है। तो केवल ऑप्शन सी सही है, ऑल ऑफ दिस सही नहीं है। ये होता है मिस्टेक जब आप केवल डेटा याद कर लेते हो बिना यूनिट के, या HG में 760 होता है, वाटर में 10.3 होता है, लेकिन क्या होता है MM की मीटर, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 पास्कल। 1 टॉर होता क्या है? 1 टॉर होता है प्रेशर अप्लाइड बाय द 1 mm हाइट ऑफ Hg, मरकरी, पारे की 1 mm हाइट के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को कहते हैं 1 टॉर। यानी रो GH में जब आप पुट करोगे, रो होता है मरकरी का 13.6 10⁻3, G इज 9.8, H इज 10⁻³ मीटर, MM में है ना, तो -3 मीटर। जब पूरा पुट करेंगे, ये कट गया इससे, 13.6 इंटू 9.8, 183.33 आता है एग्जैक्ट। ठीक, नेक्स्ट, इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 3:5, जो डेंसिटी है ρ1 बाई ρ2 इज 3:5, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ देयर कॉलम्स H1 बाई H2 है 5:4, calculate the ratio of the pressure on their bottoms, so P1 by P2 will be ρ1, G तो वही होगा पुराना, H1, ρ2 G H2, G कैंसिल, 3/5 into 5/4, आंसर इज 3/4, करेक्ट। अब ये सब क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में इसलिए आते हैं, प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो उसकी यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के चक्कर में ये सब चीज़ें बेसिक्स भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो वो बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इससे भी आते हैं और वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये तो मेरा फेवरेट वाला क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका IQ चेक किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं चेक किया जा रहा कि आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज याद है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत बेसिक है, अरे यार कोई होता ही नहीं है, जो मास पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, जो ना करे वो इंटेंसिव। ये क्या है, इस पे क्या आएंगे न्यूमेरिकल्स, ये उसी पे डिपेंड कर रहा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है गैस का 4 मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, सभी जानते हैं डेंसिटी इज 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो यहां से हो गया 1/4, तो दिस इज 0.25 यूनिट, उल्टा हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द इतना गैस, देन द डेंसिटी ऑफ फॉर इट्स 2 kg मास, 2 kg मास की डेंसिटी कितनी होगी भाई? जो डेंसिटी कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता, तो चाहे 1 kg हो चाहे 2 kg हो, डेंसिटी कितनी रहेगी? केवल 0.25 ही रहेगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ वन बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज इमेजिनरी, सिस्टम मस्ट बी, अगर सिस्टम की एक बाउंड्री इमेजिनरी है, ये आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम की एक बाउंड्री कैसी है? इमेजिनरी है। ये बाउंड्री में इमेजिनरी हमने अज्यूम किया हुआ है, ये सिस्टम है और इसकी एक बाउंड्री इमेजिनरी, हमने वास्तव में है नहीं, हमने मान लिया है। जब वास्तव में नहीं है तो क्या ये मास के आने जाने को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो सिस्टम मस्ट बी, सिस्टम हमेशा कैसा होगा? केवल केवल ये केवल ओपन सिस्टम हो सकता है, क्योंकि इमेजिनरी बाउंड्री कभी भी मास के आने जाने को रोक नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ऑल द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम इज रियल, द सिस्टम मस्ट नॉट बी,
अब हमारे पास सिस्टम की सभी बाउंड्री कैसी हैं, रियल हैं, मतलब वास्तविक है, बढ़िया दीवार है जो हम फिजिकली टच करके छू देख सकते हैं, कहीं कोई होल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब अगर ये वास्तव में है, ये रियल बाउंड्री है, तो मास का आना जाना क्या होगा, अंदर आना और अंदर जाना दोनों ही बंद हो जाएगा। जब मास अंदर आएगा ना मास बाहर जाएगा, तो भाई हीट के बारे में हम नहीं जानते, मे बी बाउंड्री डाइथर्मल हो या हीट को रोके या इंसुलेटर हो, हमें नहीं पता, लेकिन मास को रोकेगा इतनी बात तय है। यानी सिस्टम क्या नहीं हो सकता, जब मास रुक गया तो सिस्टम ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है हीट नहीं रुक रही हो तो क्लोज हो जाएगा, हीट रुक रही हो तो आइसोलेटेड हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता कभी भी। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट विल बी मैक्सिमम फॉर, अभी लास्ट टाइम देखा था हम लोगों ने कि 1+2/F, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू होती है 3, तो होता है 1+2/3 विच इज 1.66। डायटोमिक के लिए होता है 1+2/5 यानी 1.4, और पॉलीएटॉमिक के लिए हो जाता है सिंपल 1+2/6 यानी 1.33, ठीक है। तो मैक्सिमम किसके लिए होगा, मोनोटॉमिक के लिए। मोनोटॉमिक गैस कौन सी होती है, दो बेस्ट एग्जांपल याद कर लीजिए, हाइड्रोजन और दूसरा कौन, हीलियम। तो यहाँ पे आंसर क्या है, हाइड्रोजन। अच्छा, अगर कभी दोनों ऑप्शन आ गए तब क्या करोगे, तो हाइड्रोजन आंसर सही है, क्योंकि तो आइडियल वैल्यूज है ना, और ये सारी गैसेस जो है रियल गैसेज हैं, थोड़ा सा हम लोग हाइड्रोजन की वैल्यू मैक्सिमम होती है हमेशा। द जनरल गैस इक्वेशन, अच्छा जो मैंने देखा था अभी, P = nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। जो MRT है ये होता है जर्नल गैस इक्वेशन, ठीक है। कहते इसी को है, क्योंकि जनरली हम लोग जनरल इसलिए क्योंकि अगर एक हम लोगों ने मान लो हमने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन का लेते ही R/M मोलिकुलर वेट का जब हम 32 का डिवाइड करेंगे तो R फिक्स हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन है, चाहे वो 1 kg ऑक्सीजन हो चाहे 10 kg ऑक्सीजन हो, सबके लिए वैलिड है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए अगर जब गैस चेंज करोगे तो R चेंज हो जाएगा, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल है, ये तो R तो हमेशा जो मतलब कि यूनिवर्सल वाला 8.314, इससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप चाहे कुछ भी चेंज करो ये हर गैस के लिए वैलिड रहेगा इक्वेशन, जबकि ये हर गैस के लिए R चेंज होने की वजह से ये इक्वेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसलिए से जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, ना कि आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखो, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, CP/CV बोथ A and B। इंटरनल एनर्जी बोला था, एंथैल्पी बोला था, ये ज्यादा सही है। दिस इज द कंडीशन फॉर नथिंग, कह रहा है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, भाई CP/CV टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, CP/CV होता है कांस्टेंट, और वो भी किस केस के लिए होता है, परफेक्ट गैस के लिए, ठीक है। जैसे एयर हो गया तो उसका इसका CP/CV हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, वास्तव में तो ये भी वेरी करता है, लेकिन हम लोग मानते हैं अडली कि भाई कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूलर साइज इज, डेफिनेशन में डिस्कस किया था स्टार्टिंग के टाइम पे, स्मॉल इन्फिनिटली स्मॉल, ठीक है। और क्या क्या था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है, पूरा पूरा वॉल्यूम जो है मोशन के लिए अवेलेबल होता है, ये भी था उसी के अंदर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार होता है 8.314, ये इतना होता ही होता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, किसी पे नहीं, नथिंग, ये तो कांस्टेंट होता है। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में यूनिवर्सल की जगह अगर यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा होता तो फिर ये वाला आंसर सही हो जाता, क्योंकि वो R/M पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम लोग और भी पेपर्स के जो भी हम लोग के एग्ज़ाम हो रहे हैं वो टॉपिक वाइज ही हो रहे हैं, और उसको हम लोग फॉलो करेंगे, परस्यू करेंगे आगे, और उसके सॉल्यूशंस भी आपको थ्रू लेक्चर्स पहुंचते रहेंगे। आप सभी के लिए धन्यवाद।